नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर संडे मेगा स्टोरी। यूक्रेन को 12 घंटे में घुटने पर लाने के लिए 4 महीने से तैयारी कर रहे थे पुतिन। फिर कहाँ हो गई गड़बड़ी, क्या आप जानते हैं? आज हम सब इस वीडियो के द्वारा आगे की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 24 फरवरी की सुबह यूक्रेन के लोगों की नींद धमाकों से खुली। ये धमाके रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हुए। पुतिन इसकी तैयारी लगभग 4 महीने से कर रहे थे। प्लान था कि यूक्रेन को तीनों तरफ से घेरेंगे और महज 12 घंटों में उनको घुटनों पर ला देंगे। लेकिन आज जंग का 5वां दिन है और यूक्रेन अभी भी खड़ा है। इस जंग के 3 किरदार हैं। पहला, रूस जिसने हमला किया है। दूसरा, यूक्रेन जिस पर यह हमला हुआ है। तीसरा, पुतिन जिसने इस हमले की बुनियाद रखी है। तो आज की स्टोरी इसी बात पर। इसमें 3 चैप्टर हैं और 15 ग्राफिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जंग का 5वां दिन है। रूस और यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात क्या हैं? रूस पहले यूक्रेन की मिलिट्री ठिकानों और रिहायशी इलाकों को और फ्यूल फैसिलिटी को निशाना बना रहा है। खार्किव के पास गैस पाइपलाइन तबाह कर दी गई है। इससे यूक्रेन की सारी गैस आपूर्ति होती थी। अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण इलाकों में रूसी सेना आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब यूक्रेन के नागरिक भी अपनी सेना की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहाँ के लोकल नागरिक पेट्रोल बम बना के सरकार और अपनी सेना की मदद करना चाहते हैं। आखिरकार रूस ने कैसे प्लान किया हमला? अक्टूबर 2021 से ही पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी थी। दिसंबर 2021 में रूस ने अपने ट्रूप्स, टैंक्स और हैवी आर्टिलरी को नई पोजीशन में तैनात कर दिया था, जिसका फोकस लुहांस्क और डोनेस्क थे। और जनवरी 2022 आते आते रूस ने बेलारूस में साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी बड़ी संख्या में मिलिट्री और सैन्य सामान तैनात किए। यहाँ से चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट और यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे नज़दीक है। फरवरी 2022 क्रीमिया और कुछ अन्य टैक्टिकल इलाकों में सैन्य तैनाती को बढ़ाया गया और यूक्रेन के खिलाफ हमले का तीसरा फ्रंट भी तैयार किया गया। पुतिन ने आखिरकार कैसे हमले को अंजाम दिया? उत्तर के रास्ते से सबसे पहले पुतिन ने हमला कराया। बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे नज़दीक है। बेलारूस बॉर्डर से रूस के टैंक दाखिल हुए और न्यूक्लियर प्लांट की साइट चेर्नोबिल पर कब्जा किया और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उत्तर के बाद पूर्व के रास्ते से भी हमले शुरू कर दिए गए। रूस समर्थित विद्रोहियों ने 2014 में यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा किया था। रूसी सेनाएं बेलगोरेद से दाखिल हुई और खार्किव, करमेंचुक और खार्किव पर भी हमले शुरू कर दिए। उत्तर और पूर्व के बाद दक्षिण के रास्ते से भी हमले होने लगे। क्रीमिया यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। रूसी सेना और टैंक क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने लगे। रूस के हमले में जान और माल के नुकसान की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 146 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 26 हेलीकॉप्टर, 27 एयरक्राफ्ट, 20 क्रूज मिसाइल और 4300 सैनिकों को मार गिराया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के 1.5 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो करीब 40 लाख यूक्रेनी नागरिक अपना देश छोड़कर पड़ोसियों देशों में चले जाएंगे। अब शुरू होता है चैप्टर 2। रूस के साये में यूक्रेन की आज़ादी के 31 साल 1991 से 2022 तक। यूक्रेन के 31 साल दिसंबर 1991 में यूक्रेन को आज़ादी मिली। सोवियत संघ से विघटन के बाद यूक्रेन में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 92% लोगों ने आज़ाद यूक्रेन का समर्थन किया। राष्ट्रपति चुने गए लियोनिड कार्बचुक। नए राष्ट्रपति चुनने के बाद जनवरी 1994 में परमाणु हथियारों का ट्रांसफ़र हुआ। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन अपने सभी परमाणु हथियार रूस को ट्रांसफ़र करेगा। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद अमेरिका और रूस की तरफ से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई। फरवरी 1994 में यूक्रेन
पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ। यह एक ऐसे यूरोपीय देशों का गुट है जो नाटो के सदस्य नहीं हैं। उनके लिए नाटो एक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम चलाता है। यूक्रेन इसका हिस्सा बन गया और रूस भी इसका हिस्सा बना और 2014 तक रहा। अब समय आया जुलाई 1994। कुचमा राष्ट्रपति बने। पूर्व प्रधानमंत्री लियोनिड कुचमा ने चुनाव में लियोनिड क्रावचुक को हरा दिया। कुचमा का शासन धीमी ग्रोथ, वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाता है। दिसंबर 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए। रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूके ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन किए। सभी देशों ने वादा किया कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और आज़ादी का सम्मान करेंगे और उसे धमकाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नया देश बनने के बाद अब बारी थी नए संविधान की। जून 1996 में नया संविधान लागू हुआ। यूक्रेन की संसद ने नया संविधान लागू किया जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इसमें सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बना जो प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सकता है। संविधान में फ्री स्पीच और प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप को भी मान्यता दी गई। जी हाँ, जुलाई 1997 यहाँ पर हुई नाटो की एंट्री। कुचमा ने यूक्रेन और नाटो के बीच पार्टनरशिप के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन किया। इसके बाद नाटो यूक्रेन कमीशन साल में 2 बार मुलाकात करने लगे। सितंबर 2000 यह समय था गोंगाजे स्कैंडल का। यूक्रेन के जर्नलिस्ट गोगांजे ने कुचमा प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 16 सितंबर को वो गायब हो गए। 2 महीने बाद उनका सिर कटा शव कीव के बाहर जंगल में पाया गया। आरोप लगा कि कुचमा ने ही पत्रकार को मारने के आदेश दिए थे। इसके बाद कुचमा प्रशासन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। नवंबर 2004 यह समय ऑरेंज क्रांति का था। इलेक्शन में गड़बड़ी और ऑरेंज क्रांति। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवारों में टक्कर हुई थी, यूशेंको और यानुकोविच। यूशेंको का झुकाव पश्चिमी देशों और नाटो की तरफ था, वहीं यानुकोविच को रूस का समर्थन मिला हुआ था। चुनाव में गड़बड़ी करके यानुकोविच को विजेता घोषित कर दिया गया था। गड़बड़ी से बनाए गए प्रेसिडेंट के खिलाफ पूरे देश में नारंगी कपड़े पहनकर प्रदर्शन हुए क्योंकि ये यूशेंको के कैंपेन का रंग था। दिसंबर में दोबारा चुनाव कराने पड़े और यूशेंको जीत गए। अब समय आया अप्रैल 2008। नाटो के विस्तार का विरोध किया पुतिन ने। नाटो ने अपनी 22वें समिट में ये प्रस्ताव रखा कि क्या क्रोएशिया, जॉर्जिया और यूक्रेन को सदस्यता देनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ एक अलग मीटिंग में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन तो कोई असल देश तक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ एक अलग मीटिंग में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन तो कोई असल देश तक नहीं है। अब समय आया अगस्त 2008। रूस का जॉर्जिया पर हमला। रूस की सेना ने जॉर्जिया पर हमला बोल दिया। 5 दिन तक चली जंग में रूस की मौजूदगी अब्जाकिया और साउथ ओसेटिया में बढ़ गई। रूस ने दोनों इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया, लेकिन ज़्यादातर देश इसे नहीं मानते थे। यूशेंको ने इस युद्ध में जॉर्जिया का पक्ष लिया, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया। फरवरी 2010 यानुकोविच राष्ट्रपति चुने गए। टिमशेंको को हराकर यानुकोविच राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने खुद को यूरोपियन यूनियन के समर्थक के तौर पर पेश किया, लेकिन माना जाता है कि वो पुतिन के समर्थक थे। नवंबर 2013 यूरोपियन यूनियन से बात बंद। यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। यानुकोविच ने कहा कि वो रूस के साथ यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि यानुकोविच को रूस से भागना पड़ा और सरकार गिर गई। फरवरी 2014 रूस का क्रीमिया पर कब्जा। रूस की सेना क्रीमिया में दाखिल हुई और कब्जा कर लिया। ये यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। रूस ने यहाँ विवादित जनमत संग्रह कराया, जिसमें वोटर्स ने रूस में शामिल होने की बात कही। हालांकि इस जनमत संग्रह को दुनिया के बड़े देशों ने मान्यता नहीं दी। अप्रैल 2014 अलगाववादियों को रूस का साथ। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूस ने अलगाववादियों को उकसाया। पूरे इलाके में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। 2022 की शुरुआत
तक इस जंग में 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लुहांस्क और डोनेस्क के अलगाववादियों ने इसे आज़ाद देश घोषित कर दिया है। लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन रूस से दूर होता गया और पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव बढ़ता चला गया। पुतिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। आखिरकार पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। और अब शुरू होता है चैप्टर 3। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतने ताकतवर कैसे बने? यूक्रेन पर हमला रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर हुआ है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे व्लादिमीर पुतिन साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने। पिछले 22 सालों में वो सत्ता पर काबिज हैं और लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। आगे की स्लाइड्स में पुतिन के इन्हीं 22 सालों का सफर है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। 1975 में ग्रेजुएट होने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने 16 साल तक रूसी इंटेलिजेंस विभाग में नौकरी की। 1991 में पुतिन ने इंटेलिजेंस विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद राजनीति ज्वाइन कर ली। सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद जल्द ही पुतिन राष्ट्रीय नेताओं की नज़र में आ गए। 1996 में पुतिन राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां उन्हें राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद वह फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और रूस के सिक्योरिटी काउंसिल में सचिव के पद पर भी रहे। मार्च 2012 को पुतिन ने 63.6% मतों के साथ 2012 का राष्ट्रपति चुनाव पहले ही दौर में जीत लिया। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 76% वोटों से अधिक के साथ जीत हासिल की। अपने लिए पुतिन ने बदल दिया संविधान। जी हाँ, 2008 में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले पुतिन ने दिसंबर 2007 में दिमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद 2008 में नए राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अनुच्छेद 81 में बदलाव कर राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को बढ़ा दिया। इस संशोधन के जरिए रूस के संविधान से सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने की बात को भी हटा दिया गया। फिर 2012 में पुतिन चुनाव लड़े और फिर दिसंबर 2020 में पुतिन ने रूस के पूर्व राष्ट्रपतियों पर आजीवन मुकदमा नहीं चलाए जाने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 2021 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक और कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। स्टालिन से आगे निकल सकते हैं पुतिन। 1990 के बाद राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और रूस के कई बड़े बिजनेसमैन के बीच रूसी सरकार को चलाने के लिए समझौता हुआ। पुतिन ने बिजनेसमैन को सरकार और सियासी मामलों से अलग कर दिया। बदले में उनके पास जमा संपत्ति पर उनको अधिकार दे दिया। बिजनेसमैन गुट के अगुआ मिखाइल पुतिन की राय से सहमत नहीं हुए। पुतिन ने टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। 2004 में पुतिन ने पूरे देश पर कंट्रोल मॉस्को से हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर होने वाले गवर्नरों के सीधे चुनाव को खत्म करने का फैसला किया। 2020 में पुतिन ने खुद को सत्ता में बने रहने के लिए कानून में बदलाव करने से पहले जनमत संग्रह कराया। इसमें रिकॉर्ड मत से पुतिन की जीत हुई। अब पुतिन 2036 तक रूस की सत्ता में रह सकते हैं। ऐसा कर पुतिन यूएसएसआर पर तकरीबन 3 दशकों तक राज करने वाले स्टालिन से आगे निकल जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? रूस ने जॉर्जिया के 2 इलाके अबकाजिया और साउथ एशोशिया में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया। सेना ने ऑपरेशन चलाया तो रूस ने शांति के नाम पर अपनी सेना भेजकर जॉर्जिया पर हमला कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? अबकाजिया साउथ ओशोशिया के स्वतंत्र देश की मान्यता मिली। साल 2014 रूस वर्सेस यूक्रेन। वजह नाटो और क्रीमिया। क्या हुआ? रूस समर्थक यूक्रेन राष्ट्रपति यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ 2013 में समझौते नहीं किए। इससे यूक्रेन को $15 अरब का पैकेज नहीं मिला। देश में आंदोलन हुआ तो यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। रूस ने सेना की ताकत पर
क्रीमिया पर जनमत संग्रह कराया और कहा कि 97% लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद परिणाम क्या हुआ? रूस ने क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया। अब प्रेजेंट सिचुएशन 2022, रूस वर्सेस यूक्रेन, वजह नाटो और क्रीमिया। क्या हुआ? रूस चाहता था कि अमेरिका और यूक्रेन उससे वादा करें कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा मानने से दोनों ने इनकार कर दिया। रूस ने फिर पुराने तरीके से डोनेस्क और लुहांस्क में अलगाववादी ताकतों को उकसाकर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? यूक्रेन की राजधानी कीव में दोनों देशों की सेना के बीच जंग जारी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टिल देन, गुड बाय।